गांव की सुबह थी। मुर्गे की बांग गूंज उठी थी। मंदिर की घंटियां और मोहल्ले की औरतों की चुगलियां सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना रही थी। इसी बीच हमारे घर में बहू रीना अपने कपड़े ठूस ठूस कर पैक कर रही थी। लेकिन उसके कपड़े इतने थे कि सूटकेस ही छोटा पड़ गया, जिससे बेचारी झुंझला गई और खुद से बोली, ओह माय गॉड, पेरिस, आईफिल टावर, सीन, नदी, सब अपनी आंखों से देखने का सपना पूरा होने वाला है। तभी पीछे से सासू माँ रमावती देवी झांकती है। अरे बहू, तू इतनी देर से सूटकेस में क्या कूट रही है? कहीं बारात तो नहीं जा रही? सासू माँ, बारात नहीं, पेरिस जा रही हूँ। हमारी कंपनी का ऑफिशियल ट्रिप है। क्या कहा? परेश? ये कैसा गांव है? मैंने तो बस परिस गांव का नाम ही सुना है। अरे माँ, ये परेश नहीं, पेरिस है, बाहर का देश जहाँ आईफिल टावर खड़ा है। बाहर का देश हो या भीतर का, मुझे तो बस ये चिंता है कि तेरे बिना घर का किचन कौन संभालेगा। क्या मैं अपनी हड्डियों से बेलन घुमाऊंगी? सासू माँ, बस कुछ दिन की बात है, आप भी सीख जाएंगी। वैसे भी आप हमेशा कहती हैं, हमारे जमाने में बहुएं चौके से हीरा निकालती थी, तो अब मौका है अपना हुनर दिखाने का। निकालिए हीरा। हुनर? अरे मेरा हुनर तो ये है कि मैं रोटियां गोल की जगह नक्शे जैसी बनाती हूँ, कभी भारत कभी अफ्रीका। खैर, बहू ने सूटकेस पैक किया और पूरे मोहल्ले की औरतें पेरिस सुनकर चौंक गई। सुशीला और सुमन, उनकी पड़ोसनी, तो जल भुनकर वैसे ही कोयला हो गई। अब भला किसी की बहू विदेश जाए और मोहल्ले में बात न बने, ऐसा कैसे हो सकता था? बस सुशीला भी पहुंच जाती है अपने दिल की जलन मिटाने। वाह रीना बहू, आजकल बहुएं पेरिस जाती हैं, सासू माँ किचन में पिसती हैं। हाँ, तू क्यों जल रही है? तेरी बहू तो लखनऊ घूमने भी नहीं गई। आखिरकार दिन आ गया। रीना हवाई जहाज पकड़ने निकल गई और रमावती अब खड़ी रह गई रसोई के दरवाजे पर, मानो किसी रणभूमि की तरफ बढ़ रही हो। अगली सुबह बहू तो उड़ान भर चुकी थी, पेरिस के आसमान में थी, और इधर गांव के आसमान तले रमावती देवी हाथ में बेलन और आंखों में डर लिए खड़ी थी। किचन उनके लिए किसी भूतिया हवेली से कम नहीं था। अब फिर से घर की भाग दौड़ पुराने मालकिन के हाथों में आ चुकी थी। देखते हैं अब क्या होगा। चलो, सबसे आसान काम से शुरू करते हैं। चाय बना लेती हूँ, चाय तो बच्चा भी बना लेता है। रामवती देवी चाय बनाने के लिए गैस को जलाती है, पानी चढ़ाती है, लेकिन जल्दी में चाय पत्ती की जगह धनिया पत्ती डाल देती है। गुड्डू अपनी अम्मा को किचन में कुछ करते हुए देखता है और उसे अजीब सी बदबू आती है। अरे अम्मा, ये क्या बना रही हो? खुशबू तो चाय की नहीं, हरी चटनी जैसी लग रही है। अरे धत, आंखों का धोखा हो गया। चलो कोई बात नहीं, आज से हम इसे कहेंगे हेल्थी चाय। जरा इसमें थोड़ी चाय पत्ती डाल देती हूँ, फिर ये पूरी हर्बल वाली टी बन जाएगी। हर्बल चाय? एक काम करो अम्मा, इसमें और मसाले मिला लो और खुद ही पी लो, इसे तुम्हारी हड्डियों में ताकत आ जाएगी। ये बोलकर गुड्डू हंसने लगता है और रामवती देखती रह जाती है। लेकिन सिलसिला तो बस शुरू हुआ था। अब रामवती ने आलू गोभी बनाने की ठानी, लेकिन आलू काटने में इतने मोटे मोटे टुकड़े हो गए जैसे किसी ने ईंट फोड़ी हो, क्योंकि आलू तो पकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रामवती को अब बहू की याद सताने लगती है। अरे बहू तो बड़ी आसानी से सब्जी बना देती थी, और मैं, ये गोभी तो जैसे तलवार मांग रही है, ऊपर से नमक भी नहीं डाला। ये नमक का डब्बा कहाँ गया? यहीं तो देखा था, ये रहा। लेकिन यहाँ भी हो गई गड़बड़, क्योंकि गोभी डालते वक्त उन्होंने नमक की डब्बी उठाई, लेकिन उसे साइड में रखकर शक्कर उठा ली और गलती से शक्कर ही उंडेल दी। तभी वहाँ पर खिड़की से सुशीला उसे ये सब करते देख लेती है। दरअसल सुशीला रीना से अक्सर कुछ न कुछ मांगने आती रहती थी और उसे किचन के डब्बों के बारे में अच्छे से पता था। इसीलिए वो रामवती से कहती है, वाह रामवती, क्या बना रही हो? मीठी गोभी? लगता है पेरिस जाने से पहले बहू ने आपको फ्रेंच रेसिपी सिखाई है। अरे चुप, तू तो हमेशा मेरे घर में झांकने के लिए खिड़की तलाशती रहती है। चल भाग यहाँ से। रामवती ने रोटियां बेलना शुरू किया, लेकिन ये काम इतना आसान थोड़ी था। पहली रोटी बनी, गोल की जगह नक्शा एशिया का। दूसरी बनी अफ्रीका का नक्शा। तीसरी बनी आईफिल टावर जैसी लंबी। वाह अम्मा, बहू भले पेरिस चली गई हो, पर अपनी रोटियों में ही आईफिल टावर बना दिया। अब तो पूरा मोहल्ला आपका आर्ट एग्जीबिशन देखने आएगा। चुप बदमाश, खा लेगा तो पता चलेगा कि मजाक करना आसान है, खाना बनाना कितना मुश्किल है। एक काम कर,
खुद ही आकर बना ले, नहीं तो चुपचाप खा ले। वैसे तो सारे लोग ये बात जानते थे कि रामवती को खाना बनाना नहीं आता और सबको ये भी पता था कि बहू पेरिस जा चुकी है। इस बीच पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि आज रामवती देवी खुद किचन में उतरी है। लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। बच्चे खिड़कियों से झांक रहे थे। सुशीला पड़ोसन तो बकायदा कुर्सी डालकर बैठ गई, मानो नाटक देखने आई हो। रामवती ने थाली लगाई, मीठी गोभी, हरी चाय और नक्शे नुमा रोटियां। अम्मा ये क्या बना दिया? मैं तो कॉलेज का काम है कहकर भाग जाता हूँ। अम्मा मैं तो चला कॉलेज, एक मीटिंग है सभी टीचर्स के साथ। आप खुद खाकर बताइए कैसा स्वाद है। चलो एक निवाला लेती हूँ। गुड्डू तो कॉलेज का काम बताकर वहाँ से सरक लेता है और रामवती जैसे ही खाती है खास खास कर नाक लाल हो जाती है। हे भगवान, ये तो सच में जहर लगता है। अरे बहू की कदर समझ में आई है अब जाकर मुझे। रामवती देवी का पहला दिन किचन में पूरी तरह धमाका साबित हुआ। मोहल्ले के लोग हंस हंस कर किस्से बना रहे थे। रामवती सोच रही थी कि आगे के दिन कैसे कटेंगे। हे भगवान, अभी तो बहू पूरे 15 दिन बाद लौटेगी, तब तक मेरा क्या होगा। रामवती देवी का पहला दिन किचन में किसी कॉमेडी शो से कम नहीं था, लेकिन भूख तो भूख होती है। गुड्डू तो भाग गया कॉलेज, पर रामवती का क्या? आखिरकार उन्हें लगा कि अगर बहू नहीं है तो उन्हें ही सीखना होगा। रामवती दरवाजे पर बैठी थी, पेट पकड़कर बड़बड़ा रही थी। तभी मोहल्ले के पंडित जी आते हैं। राम राम बहन जी, ये मुंह इतना क्यों लटका हुआ है? पंडित जी, बहू तो पेरिस चली गई और मैं रसोई में पिस गई। आज पहली बार खाना बनाने की कोशिश की, पर सब उल्टा पुल्टा हो गया। देखो बहन जी, शास्त्रों में लिखा है जैसा भोजन वैसा मन। अब अगर आपने हरी चाय में धनिया डाल दिया और गोभी में शक्कर, तो मन कैसे शांत होगा? पंडित जी, शास्त्र छोड़िए और कोई आसान उपाय बताइए। उपाय है, रोज सुबह देवी अन्नपूर्णा का नाम लेकर किचन में प्रवेश करो और हाँ, नमक और शक्कर की डिब्बी पर लेबल लगा दो। ये उपाय बताकर पंडित जी भी चले जाते हैं और अब बेचारी रामवती पंडित जी की बात मान लेती है। इधर गुड्डू शाम को घर वापस लौटा। उसने सोचा कि आज अम्मा का मूड सुधारा जाए, इसलिए गुड्डू अम्मा से कहता है, अम्मा क्यों ना मैं आपको YouTube से रेसिपी सिखा दूं। बहू तो फ्रांस में घूम रही होगी, आप भी फ्रेंच टोस्ट बना डालो। ये फ्रेंच टोस्ट क्या भला है? कहीं इसमें भी आईफिल टावर काटना तो नहीं पड़ेगा? अरे नहीं अम्मा, इसमें बस ब्रेड, अंडा, दूध और थोड़ा तेल चाहिए। हाय राम, अंडा? हमारे खानदान में तो छूने तक का नाम नहीं है। मैं तो बस पराठा ही बना लूंगी, पता नहीं बनेगा भी या नहीं। रामवती ने आलू का पराठा बनाने की कोशिश की, लेकिन आटे में आलू ज्यादा भर दिया कि पराठा सारा फट गया। और उसने दूसरी बार कोशिश की, लेकिन कभी आलू इधर से निकल गया तो कभी उधर से। जैसे तैसे उसने एक बनाया, लेकिन वो भी जल गया। हे भगवान, ये गुड्डू भी बहू के साथ पेरिस क्यों नहीं चला गया? कम से कम मुझे खाना तो नहीं बनाना पड़ता। अम्मा आप पराठा नहीं, आलू का फटाका बना रही हो। अगर तवे पर रखा तो मोहल्ले में धमाका हो जाएगा। धीरे धीरे रामवती समझने लगी कि किचन कोई खेल नहीं, लेकिन वो जिद्दी थी, हार मानने वाली नहीं थी। रामवती ने ठान लिया कि जब तक बहू लौटेगी वो भी रसोई की महारानी बन जाएगी। लेकिन ये क्या? घर में मोहल्ले के कुछ बच्चे खेलने आए। रीना अक्सर ही उन्हें मैगी बनाकर खिला देती थी, इसलिए बच्चों ने आज भी वही मांग लिया। दादी, हमें मैगी बना दो। चलो, मैगी तो आसान होगी, बस पानी डालो और उबालो। 2 मिनट की मैगी भी रामवती के लिए राई का पहाड़ हो गई। मैगी बनाने तो लगी, लेकिन मसाला डालना भूल गई। मैगी बनी फीकी। दादी, ये कैसी मैगी है? इसमें तो स्वाद ही नहीं है। अरे, ये मैगी तो मुझे उबले हुए सूत जैसी लग रही है। सभी बच्चे वहाँ से मुंह बनाकर भाग जाते हैं। रामवती उस मैगी को चख कर देखती है और उसका सर घूम जाता है। खैर, अब उसने मन बनाया कि अब वो कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। वो फिर से खाना बनाने बैठ जाती है। इधर रामवती रसोई में आटा गूंथ रही थी, तभी खिड़की से एक और पड़ोसन सुमन झांकने आ जाती है। अरे रामवती, ये क्या कर रही हो? आटा गूंथ रही हो या कीचड़ पोत रही हो? अरे सुमन, तू फिर से आ गई खिड़की पर। तेरे घर में झाड़ू पोछा नहीं होता है क्या?
झाड़ू पोछा तो होता है बहन, पर मजा तो तेरे घर में है। तू बहू के बिना ऐसे हाथ पांव मार रही है जैसे कोई बतख तालाब में फंस गई हो। अरे बहू पेरिस चली गई तो क्या क्या मैं भूखी मर जाऊं? किचन की महारानी बन जाऊंगी, देख लेना। महारानी? तेरे हाथ से बनी रोटी तो गोल होने के बजाय नक्शा बन जाती है। जले हुए पराठे, फीकी मैगी, जैसे मुझे पता नहीं। वैसे कल गुड्डू बता रहा था कि उसने कल आईफिल टावर वाली रोटी खाई थी। बहू पेरिस में असली टावर देख रही है, तू यहाँ नकली बेल रही है। देख सुमन, ज्यादा हंस मत। तेरे घर में तो बहू है भी नहीं, तू क्या जाने बहू के आराम। अरे मेरी किस्मत अच्छी है कि बहू नहीं तो वो पेरिस चली जाती तो कहीं मुझे भी तेरी जैसी हरी चाय धनिया डालकर ना पीनी पड़ती। मैंने तो सालों से खाना बनाया है, तेरी तरह सब बहू के सर पर नहीं छोड़ा। किसी दिन तेरे घर आकर तेरी हड्डियां बेलन से सीधी करूंगी, फिर देखना हंसी कैसे बंद होती है। अरे गुस्सा क्यों हो रही है बहन? मैं तो बस सच कह रही हूँ। तूने सब्जी में शक्कर डाल दी, रोटी में नक्शा बना दिया और मैगी को उबला धागा बना दिया। अब अगली बार कहीं खिचड़ी में हल्दी की जगह सिंदूर ना डाल देना। अगर बहू के साथ साथ काम कर रही होती तो सब सीख चुकी होती। सुमन, भगवान करे तुझे भी बहू मिले और उसे खाना बनाना ना आए, फिर तू बुढ़ापे में भी देखेगी कि किचन का असली रंग क्या होता है। अरे नहीं, मैं तो खुश हूँ ऐसे ही। गुड्डू कह रहा था कि उसने तेरा पराठा खाया और बोला, अम्मा ये पराठा नहीं बम है, तवे पर रखा तो फट जाएगा। खैर सुमन वहाँ से चलती बनती है और घर में दिन ब दिन हादसे होते गए, लेकिन साथ ही रामवती का आत्मविश्वास अब बढ़ गया। दिन बीतते गए, बहू पेरिस में आईफिल टावर, डिज्नीलैंड और नदी घूम रही थी और इधर गांव में रामवती देवी हर रोज किचन में नई गड़बड़ी कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे गलतियां करते करते उन्होंने छोटे छोटे काम सीख लिए और अब ये परीक्षा की घड़ी समाप्त होने भी वाली थी। शाम का समय था। रीना पेरिस से लौटकर घर पहुंची। गली में बच्चे दौड़ दौड़ कर बताने लगे, रीना भाभी, आपकी सासू माँ ने तो कमाल कर दिया। कभी मीठी गोभी बनाई, कभी हरी चाय, कभी आलू फटाका पराठा। रीना सब बच्चों की बातें ध्यान से सुनती है और रामवती से मिलने मुस्कुराती हुई किचन में जाती है। रामवती वहाँ आत्मविश्वास से खड़ी थी। रीना रामवती से कहती है, सासू माँ कैसी रही आपकी रसोई की यात्रा? बहू, तो आईफिल टावर घूमी और मैं यहाँ रोटी टावर बना रही थी, लेकिन अब देखना मैंने कुछ नया सीखा है। रामवती ने खाना बनाया और खुद थाली सजाई। आलू गोभी की सब्जी, चाय, प्लेन पराठा। हालांकि वो थोड़ा अमेरिका के नक्शे की तरह बना था, लेकिन काम चल गया। वाह सासू माँ, आप तो सच में किचन क्वीन बन गई हैं। हाँ बहू, मैंने समझ लिया। पेरिस घूमना आसान है, लेकिन रसोई संभालना सबसे मुश्किल। काश मैं सारा काम तुझसे ना करा रही होती, तेरा हाथ बटाती। इतने में पड़ोसन सुशीला आ जाती है। अरे वाह रामवती, अब तो तुम्हारे हाथ की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही है। लगता है बहू पेरिस क्या गई, तुमने तो खुद का कुकिंग स्कूल खोल लिया। हाँ सुशीला, अब सोच रही हूँ कि अगली बार तू अपनी बहू को भी भेज दे पेरिस, फिर देखना तू भी बेलन से नाचने लगेगी। गुड्डू भी कॉलेज से आ गया। सबने मिलकर रामवती के हाथ का खाना खाया। इस बार सच में सबने तारीफ की। अम्मा, अब तो आप सच में मास्टर शेफ विलेज एडिशन हो गई हैं। सासू माँ, आपने साबित कर दिया कि अगर चाहो तो कुछ भी सीख सकते हो, चाहे पेरिस की गलियां हो या फिर गांव का किचन। इस तरह बहू की पेरिस यात्रा और सास की किचन यात्रा दोनों ही पूरी हुई। रीना ने आईफिल टावर देखा और रामवती ने रोटी टावर बनाया, लेकिन इस पूरे किस्से ने दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझा दी। सुरभि की शादी एक बहुत ही बड़े और अमीर घर में तय हो गई थी। जैसे ही सुरभि की शादी तय हो गई थी, सुरभि अपने बॉयफ्रेंड जीतू से मिलने जाती है। जीतू, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि तुम समझोगे मेरी बात। ऐसी क्या बात है जो बताने के लिए तुम इतना सोच रही हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो है, लेकिन मुझे अपने घर के काम से बहुत जरूरी 2 महीने के लिए अपने गांव जाना पड़ेगा। अरे बाबा, तो इसमें इतना सोचना क्या है? चलते हैं गाँव, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ मेरे गाँव नहीं जा सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता तुम्हारे साथ तुम्हारे गाँव? अरे यार, तुम्हारी माँ मुझे जानती है, वो मिल चुकी है मुझसे। अरे तुम डर क्यों रही हो, या फिर कोई और बात है? बताओ। कोई बात नहीं है जो मैं तुमसे छुपाऊंगी, और मैंने अपनी माँ से तुम्हें बस एक दोस्त कहकर मिलवाया है। उन्हें ये थोड़ी पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और गांव के लोग तो। गांव के लोग क्या? गांव के लोग थोड़े पुराने जमाने के हैं ना, वो तो गलत सोचेंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात।
लेकिन फोन पे तो बात कर सकती हो ना, क्या उसमें भी कोई परेशानी है? परेशानी तो उसमें भी है। वो क्या है ना, मेरे गांव में लड़कियां फोन पे भी बात नहीं कर सकती हैं। यार ये कैसा गांव है तुम्हारा? दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और तुम्हारा गांव अभी भी पुरानी सोच रखता है। मैं तुम्हें अपनी परेशानी बता रही हूँ और तुम हो मेरे गांव की बुराइयां कर रहे हो। अरे कुछ दिनों की ही तो बात है, तुम क्या कुछ दिनों तक मेरा इंतजार नहीं कर सकते हो? सुरभि, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और कुछ दिन तो क्या, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। तुम बेफिक्र होके गाँव जाओ और हाँ, जब भी आओगी ना तो सबसे पहले मुझसे मिलना आके। हाँ पक्का। सुरभि इतना बोलकर अपने घर चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद सुरभि की एक विवेक नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुरभि अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी सुरभि का पति विवेक पीछे से सुरभि को पकड़ लेता है। विवेक जी, आप भी ना क्या कर रहे हो? माँ जी आ जाएंगी, थोड़ा सब्र रखो। अरे जिसकी पत्नी इतनी सुंदर हो वो सब्र कैसे रख सकता है? वैसे सच में सुरभि, मुझ जैसे लड़के को इतनी सुंदर पत्नी मिल जाएगी ऐसा तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। क्या विवेक जी, आप भी ना, आप में क्या कमी है? आप तो बहुत अच्छे लगते हो। मैं तो ये सोचती हूँ कि किसी इंसान में शक्ल, अकल और उसके पास सब धन दौलत कैसे हो सकती है। मैं कितनी नसीब वाली हूँ। नहीं यार, सच में तुम शक्ल से जितनी ज्यादा सुंदर हो उससे कहीं ज्यादा सुंदर तुम्हारा दिल है। अच्छा बस भी करो, अब कितनी तारीफ करोगे? विवेक और सुरभि एक दूसरे से काफी ज्यादा नजदीक आने लगे थे, लेकिन अब भी सुरभि विवेक को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताती। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुरभि अपने बॉयफ्रेंड जीतू से मिलने के लिए तैयार हो रही थी। सुरभि घर से निकल ही रही थी कि तभी सुरभि की सास सरिता उसे देखती है। अरे बहू, ऐसे तू कहाँ जा रही है? न मांग में सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया पायल कुछ भी नहीं है। तू क्या भूल चुकी है कि तू अब शादीशुदा है? माँ जी, वो मेरी एक दोस्त के घर में पार्टी है तो बस मैं वहीं जाने के लिए तैयार हुई हूँ। बहू, तुझे कोई रोक नहीं है कहीं भी जाने के लिए, लेकिन अब तू शादीशुदा है तो एक शादीशुदा की तरह ही तैयार होकर जाया करना। आस पड़ोस के लोग तुझे ऐसे देखेंगे तो बातें बनाएंगे। माँ जी, अब आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बातें बनाएंगे, इस वजह से मैं अपनी मर्जी से तैयार भी नहीं हो सकती हूँ क्या? ये कोई बात थोड़ी ना होती है माँ जी। बहू, मुझे नहीं पता, तुझे अगर अपनी दोस्त के घर जाना है तो जा, मांग में सिंदूर लगा और गले में मंगलसूत्र पहन, तभी तू कहीं जा सकती है, वरना कहीं नहीं जाएगी। समझ आ रहा है ना? अपनी सास की बात सुनकर सुरभि पैर पटकते हुए कमरे में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने चली जाती है और कुछ देर बाद अपने बॉयफ्रेंड जीतू से मिलती है। यार सुरभि, तुम्हें इतने दिनों बाद देख रहा हूँ। अगर सच पूछा जाए ना मुझसे तो तुम्हारे बिना मैं कैसे रहा, तुमसे बिना बात किए कैसे जिया, क्या बताऊँ तुम्हें यार। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गई, वरना पता नहीं क्या होता। हाँ, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी, तभी तो जैसे ही गांव से आई हूँ तुरंत तुमसे मिलने आ गई। अच्छा सुनो ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ हाँ बाबा, ये कोई कहने की बात है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी मांग में ये लाल लाल क्या लगा हुआ है? कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, चोट नहीं लगी, वो मैं मंदिर गई थी तो शायद वहीं से कुछ लग गया होगा। अच्छा मुझे जल्दी से पैसे दे दो, मुझे घर भी जाना है वरना माँ बहुत गुस्सा करेंगी। अभी तो आई हो तुम और अभी से जाने की बात कर रही हो, थोड़ी देर तो रुक जाओ ना मेरे पास। मुझे रुकने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन माँ ने मुझे घर जल्दी आने को कहा था, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और पैसे भी दे दूंगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो क्या है ना, गांव से मेरे मामा और चाचा आए हुए हैं, वो इसलिए देख ना ले हम दोनों को साथ में। मुझे तुम पैसे दे दो, मैं खुद घर चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, तुम मुझे खुद से फोन भी मत करना, मैं तुम्हें खुद ही कॉल करूंगी। पता नहीं क्या दिक्कत है तुम्हारे गांव वालों को। चलो कोई बात नहीं, तुम खुद ही फोन कर लेना। सुरभि जीतू से पैसे लेकर घर जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसे अपनी सास और उसकी पड़ोसन नमिता दिख जाती है। अरे सरिता, तेरी बहू की मांग में इतना फीका सिंदूर क्यों है? गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। बहू, तेरा सिंदूर और मंगलसूत्र कहाँ गया? माँ जी, वो शायद मंगलसूत्र कहीं गिर गया होगा, और सिंदूर तो आप जानती ही हो कितना केमिकल वाला आने लगा है, पता नहीं कैसे जल्दी ही हट गया। सुरभि अपनी सास और पति और जीतू तीनों से ही झूठ बोलती रहती है। कभी झूठ बोलकर जीतू से पैसे मांगती तो कभी अपने पति को ही पागल बनाती। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे, लेकिन सुरभि को अपनी गलती का भी एहसास नहीं हो रहा था और न ही उसे किसी बात का डर लग रहा था।
कुछ दिनों बाद सुरभि रसोई में खाना बना रही थी, तभी विवेक आता है। सुरभि, आज मेरा एक बचपन का दोस्त घर आने वाला है। वो हमारी शादी में तो नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने उसे आज खाने पर बुलाया है। ठीक किया ना मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में आप मुझे नहीं बता रहे? और आपका बचपन का दोस्त आपकी शादी में नहीं आया, वो क्यों भला? अरे एक्चुअली उसे शादी के दिन कुछ अर्जेंट काम आ गया था और उन लोगों ने दूसरी जगह पर घर ले लिया, तभी तो आज तक तुम नहीं मिल पाई उससे। लेकिन आज मिल लेना, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा वो तो ठीक है, लेकिन अपने इतने खास दोस्त का नाम तो बताओ। थोड़ा सब्र रखो, कुछ देर में वो हमारे घर में आने वाला है, खुद पूछ लेना। सुरभि ने विवेक के दोस्त के लिए खाने की सारी तैयारी कर ली थी। कुछ देर बाद विवेक का दोस्त आता है और इत्तेफाक से विवेक का दोस्त सुरभि का बॉयफ्रेंड जीतू निकलता है। सुरभि खाने की ट्रे लेकर आ रही थी और उसके हाथ से खाने की ट्रे गिर जाती है। सुरभि, तुम यहाँ? तुम मेरी वाइफ सुरभि को कैसे जानते हो? वाइफ? सुरभि तो मेरी गर्लफ्रेंड है। सुरभि, तुम्हारी शादी कब हुई और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे तो इसके लक्षण ही पहले से ठीक नहीं लग रहे थे। अब चुप क्यों खड़ी है? बोल ना, ये सब चल क्या रहा है? ये सच बोल रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है। बस करो सुरभि, अब और कितना झूठ बोलोगी? तो कश्तियों में सवार होने वाला आज तक कभी किनारे पर नहीं आया, हमेशा ही उसकी कश्ती डूबती है। हाँ, और ये सब पता चलने के बाद ना मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। ये क्या बोल रहे हो तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? अरे मैं भी नहीं रह सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। कल ही मैं तुम्हें तलाक के कागज भिजवा दूंगा। कम से कम तुम तो मुझे मत छोड़ो, मेरा क्या होगा? सुरभि की कश्ती वहाँ डूबती है जहाँ उसके बॉयफ्रेंड और उसका पति दोनों उसके सामने खड़े थे और उसे अपने बॉयफ्रेंड और अपने पति दोनों को ही छोड़ना पड़ता है। चंदन नाम का एक गरीब कबाड़ी वाला गली गली में कबाड़े का ठेला लेकर घरों से रद्दी कबाड़ा इकट्ठा किया करता था। कम उम्र में ही घर का खर्च उठाने और बूढ़ी माँ की दमे की बीमारी के चलते सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली थी और कबाड़ी का काम शुरू किया था। एक रोज वो अपना ठेला लिए गली में आवाज लगाते हुए कहता है, कबाड़ी वाले, रद्दी, पेपर, लोहा, प्लास्टिक, पुरानी बर्तन, कबाड़ा निकालो घर से, कबाड़ा। अरे ओ कबाड़ी वाले, रुक तो सही। अरे तेरा ही इंतजार कर रही थी। कल घर की सफाई की है तो कबाड़ा जमा हो गया है, जरा देख तो एक बार। हाँ हाँ, अभी तराजू लेकर आता हूँ आंटी जी। तभी वो घर के बाहर सारा कबाड़ा इकट्ठा कर तोल कर ठेले पर रख लेता है और उस कबाड़े का हिसाब कर उस औरत को 100 रुपए का नोट थमाते हुए कहता है, ये लीजिए आपके पैसे। 100 रुपए? अरे कबाड़े में इतना सारा लोहा प्लास्टिक था और तू 100 रुपए बता रहा है मुझे? अरे आंटी, अभी आपको कबाड़ा बेचकर भी 1000 रुपया हाथ में चाहिए क्या? ये सारा लोहा जंग लगा हुआ है, मुझे तो ज्यादा इसमें फायदा भी नहीं होगा और हिसाब से ही दे रहा हूँ पैसा। फिर भी इतना कबाड़ा तो दिया है ना तुझे, कम से कम 150 रुपए तो बोल। अब कबाड़ी वाले से भी मोल भाव करोगी आंटी? अरे इसमें मुझे कुछ नहीं बचता। ना बाबा ना, 150 रुपए बनते हैं सारे कबाड़े के, इतने लिए बिना नहीं मानूंगी। ठीक है आंटी, ये लो पैसे। कबाड़ी को भी लूट लिया आपने तो। इतना कहकर चंदन उस औरत को पैसे देकर कबाड़ा लेकर वहाँ से आवाज लगाते हुए आगे बढ़ता है। पूरे दिन कड़ी धूप में वो घरों से कबाड़ा इकट्ठा कर शाम को ठेकेदार कबाड़ी की दुकान पर पहुँच जाता है, जहाँ दूसरे मोहल्ले के कबाड़ी भी अपना कबाड़ा लाया करते थे। तभी ठेकेदार कबाड़ी उन्हें उनके लाए कबाड़े के हिसाब से पैसे पकड़ा देता था। तो चंदन सोनू कबाड़ी से, जो कि उसी की तरह कबाड़ा इकट्ठा करके बेचा करता था, उससे पूछता है, अरे सोनू भाई, लगता है आज कुछ ज्यादा ही कबाड़ा इकट्ठा किया है तुमने। तुम्हारी आज की मजदूरी तो मुझसे भी ज्यादा है। चंदन यार, बड़े मोहल्ले में जब से जाने लगा हूँ ना, फायदा हो रहा है। कबाड़ा भी ज्यादा मिलता है और ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते। मतलब समझना है तो कल मेरे साथ बड़े मोहल्ले में कबाड़ा लेने चलना, वही सब समझा दूंगा। अभी मुझे जल्दी घर पहुंचना है, चलता हूँ। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। तो चंदन भी दवाई की दुकान से अपनी माँ के लिए दवाई लेता हुआ घर आता है, जहाँ उसकी माँ छोटे से मकान में खांसते हुए चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी चंदन कहता है, माँ तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? हटो, मैं बनाता हूँ खाना। मैं ठीक हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। तूने दिन में कुछ खाया कि नहीं? माँ, दिन भर तो ठेला लेकर कबाड़े की तलाश में रहता हूँ और फिर पैसे भी इतने नहीं बन पाते कि बाहर से कुछ खा सकूं। पता नहीं मुझ गरीब कबाड़ी की किस्मत में क्या लिखा है।
ऐसे निराश नहीं होते बेटा। चल खाना बन गया है, तू हाथ मुंह धो ले, मैं परोसती हूँ। ठीक है माँ, और मैं आपकी दवाई भी ले आया हूँ। खाना खाकर दवाई लेना मत भूलना। हाँ हाँ समझ गई, जा अब। तभी चंदन मुंह हाथ धोकर खाने के लिए बैठ जाता है। समय बीतता है। इसी तरह चंदन गली मोहल्ले में ठेला लेकर घरों से कबाड़ा इकट्ठा करके शाम को ठेकेदार कबाड़ी को बेच दिया करता था। एक रोज उसे रास्ते में सोनू कबाड़ी मिल जाता है, तो वो उसे अपने साथ एक बड़े मोहल्ले में लेकर जाता है, जहाँ सोनू आवाज लगाकर कहता है, कबाड़ी वाले, कबाड़ा बेचो, रद्दी, प्लास्टिक, लोहा, लकड़े। अरे कबाड़ी वाले सुनना तो जरा। जी मैम साहब, कबाड़ा बेचना है आपको? हाँ, ये कुछ रद्दी और खराब टीवी है, इनको ले जाओ। 1 महीने से घर में कबाड़े की तरह पड़ी है, उठा लो इनको। जी मैम साहब। चंदन, कबाड़ा उठा ले सब। सोनू और चंदन कबाड़ा उठाकर ठेले पर रखने लगते हैं, जिसमें एक पुराना टीवी, कांच की बोतल और कुछ प्लास्टिक का सामान था। उनका कबाड़ा उठाते ही औरत अपने घर की तरफ जाने लगती है कि तभी चंदन उसे आवाज लगाकर कहता है, मेम साहब, कबाड़े का पैसा तो लेते जाओ। अरे इस कबाड़े के 100-200 रुपए लेकर मैं क्या करूँगी? मेरे घर से कबाड़ा गया और सफाई हो गई, बहुत है। रखो अपने पैसे अपने पास। अरे चंदन, यही तो फायदा है बड़े मोहल्ले में। ये बड़े लोगों को अपना कबाड़ा हटाना होता है बस। ऐसे ही ये कबाड़ा देकर पैसे नहीं लेते, क्योंकि ये परवाह नहीं करते। और देख, थोड़ी सी खराब चीज को भी कबाड़ा समझकर हटा देते हैं। सच में तुझे तो बहुत फायदा होता होगा। मुझे तो ग्राहक ही ऐसे मिलते हैं जो 100 रुपए के कबाड़े के भी 150 रुपए निकलवा लेते हैं। अब से मैं भी इन्हीं कॉलोनी में कबाड़े के लिए आया करूंगा। बड़े मोहल्ले में कबाड़ा इकट्ठा करने का फायदा जानकर अब से चंदन भी वहीं के आसपास के मोहल्ले में अपना ठेला लेकर घरों से कबाड़ा इकट्ठा किया करता। एक रोज जब शाम को वो ठेकेदार कबाड़ी को कबाड़ा बेच रहा था, तो वो देखता है कि कबाड़े में से कुछ ठीक चीजें निकालकर ठेकेदार कबाड़ी एक आदमी को बेच रहा है, जिससे ठेकेदार कबाड़ी को बहुत मुनाफा हुआ था। तभी वो घर जाते हुए सोनू से कहता है, मुझे लगता है हमें भी कोई बिजनेस करना चाहिए सोनू। कब तक ठेला लिए कड़ी धूप में गली गली घूमकर कबाड़ा इकट्ठा करके बेचते रहेंगे? अरे चंदन, हम गरीब कबाड़ी क्या बिजनेस करेंगे? थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, वही ठीक है। ज्यादा के लालच में मत पड़। अरे कबाड़ी है तो कबाड़ी का बिजनेस ही करेंगे ना। तू अपने ठेकेदार कबाड़ी को देखना, हम उसे मेहनत से कबाड़ा लाकर बेचते हैं और वो बैठे बैठे मुनाफा कमाता है। कैसे? कबाड़े में से ठीक ठाक चीजों को निकाल कर और उन्हें दुगने दामों में बेचकर। हमें भी अपना यही बिजनेस शुरू करना चाहिए। कह तो तू सही रहा है, ये सब इतना आसान नहीं होगा। और वैसे भी हमारे पास कबाड़ा बेचेगा कौन? इतने कबाड़ी साथी हैं हमारे, उनसे बात करते हैं ना। इससे हमारे साथ उनको भी तो फायदा होगा ना। हाँ, शुरू में दिक्कत होगी थोड़ी, लेकिन आगे चलकर क्या पता फायदा हो जाए। हाँ, ये भी सही है। जिसके बाद दोनों अपने बाकी कबाड़ा इकट्ठा करने वाले दोस्तों से इस बारे में बात करते हैं और उनका साथ मिलते ही चंदन कुछ पैसे जोड़कर एक पुरानी दुकान किराए पर लेता है, जिसमें वो कबाड़ी का बिजनेस शुरू करता है। शुरू में वो खुद भी अपने ठेले पर कबाड़ा इकट्ठा करता और बाकी दोस्तों का लाया हुआ कबाड़ा भी खरीदता, जिस कारण उसे सभी को कबाड़े का दाम भी देना पड़ता था, तो उसकी कोई बचत नहीं हो पाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने दोस्त सोनू की मदद से कबाड़े में से थोड़ी ठीक ठाक चीजों को अलग करके उन्हें सस्ते दामों पर एक मैकेनिक से ठीक करवाना शुरू किया और उन्हीं चीजों को बाजार में थोक विक्रेताओं को बेचना शुरू किया, जिससे चंदन की कुछ आमदनी होनी शुरू हुई। एक बार उसे कबाड़े में एक पैडल टूटी हुई साइकिल मिलती है, जिसका पैडल लगवाकर वो इस साइकिल को दुगने दामों पर बेचता है। कहते हैं कबाड़ा किसी काम का नहीं होता, लेकिन इस कबाड़े के चलते ही हम गरीब कबाड़ी वालों ने इस बिजनेस की शुरुआत की है। सच में, अगर मेहनत और लगन से काम करें और इस पर डटे रहे तो कबाड़े से मुनाफा भी कमाया जा सकता है। अब चंदन गली गली से कबाड़ा इकट्ठा करने की जगह अपने किराए की दुकान पर बैठकर कबाड़ा खरीदा करता, तो उसका दोस्त सोनू भी उसके साथ ही काम किया करता। बीतते समय के साथ चंदन की कबाड़ी का बिजनेस बहुत बढ़ता है और उसके पास कबाड़ा बेचने वाले और सामान खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाती है और मुनाफा बढ़ने पर वो किराए की दुकान को खरीद लेता है और उस इलाके के ठेकेदार कबाड़ी वालों में शामिल हो जाता है। साथ ही
वो अपनी बीमार माँ का इलाज भी अच्छे अस्पताल में करवाता है और अपनी आर्थिक हालातों को कई हद तक सुधार देता है। इस तरह एक गरीब कबाड़ी का बिजनेस अच्छे से चलता है और वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत से अपने कबाड़े के बिजनेस को आगे बढ़ाता है।